तो हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल दीपक सर लेक्चर में। और कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सीएल के लिए, उसके बाद पढ़ेंगे इक्वेटोरियल के लिए, और साथ में ही लेंगे एक और क्वेश्चन, और उसके बाद आएंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर, जिसका फॉर्मूला होता है M=NIA। तो चलिए हम पहले समझते हैं एक्सीएल लाइन के लिए क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक बार मैग्नेट है बच्चों, और इसका एक पोल क्या है, साउथ पोल है, दूसरा पोल क्या है, नॉर्थ पोल है। इसका हमने यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया है। रेफरेंस पॉइंट कहाँ लिए हैं, एज ए सेंटर। और इस बार में जो मैग्नेट होता है, इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है हमको पता भी है। इसको भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। कितनी है टोटल लेंथ, 12 है। और इसके सेंटर यानी रेफरेंस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे हमारा कोई पॉइंट क्या है, पी है, जहां पे हम J2 होल्ड है, ये जो बार मैग्नेट है, इसकी वजह से क्या ज्ञात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल एज ए हमने बताया था कि +Q चार्ज बिहेवियर करता है, और जो साउथ पोल होता है वो एज ए -Q चार्ज जो है वो बिहेवियर करता है। तो इन दिस केस सबसे पहले अगर हम मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की वजह से जानना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो J2 नॉर्थ होगी वो क्या होगी, इससे अवे होगी। जैसे वहां पे इंटेंसिटी जो होती थी वो +Q चार्ज से अवे शो की जाती थी, तथा -Q चार्ज की डायरेक्शन में शो की जाती थी। मतलब जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, तो वहां पर ऐसा ही था, सेम टू सेम कैटेगरी में डेरिवेशन यहाँ पर भी आपको करना है। तो यहाँ +N जो ये N है, +Q चार्ज जैसा आपको होगा। तो उसकी वजह से यानी कि अगर इसको हम एज ए चलिए एन पॉइंट ही मान लेते हैं, तो एन पॉइंट की वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो इससे क्या होगी, अवे होगी, तो इस डायरेक्शन में होगी। वहीं पर अगर हम साउथ पोल के लिए देखें बच्चों, तो इंटेंसिटी जो होगी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो इसकी डायरेक्शन में होगी। ऐसा इसलिए कि हमने वहां पर बताया था कि जो साउथ पोल होता है वो एज ए निगेटिव चार्ज क्या करता है, वर्क करता है। अब यहाँ पे जब दो इंटेंसिटी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो अब यहां से इस डाइपोल यानी कि ये जो हमारा एक पोल है, इसकी वजह से इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितनी होगी, और इस साउथ पोल की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, पी पॉइंट पर। तो इसके लिए पहले सबसे पहले ये मान लेते हैं कि जहां से हमने यहाँ तक देखा है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो पहले सबसे पहले इस डिस्टेंस को हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट्स कंसीडर आर। एंड ये जो हमारा पॉइंट है बीच वाला, ये रेफरेंस पॉइंट, इस पॉइंट से दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, LL, क्योंकि हमारा टोटल डिस्टेंस 2L है, तो ये हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, LL हो जाएगी। इसके बाद क्या करते हैं, अब देखेंगे कि डिस्टेंस के लिए इस N पोल की वजह से इस पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और इस S पोल की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होने वाली है। तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसको हमने बताया था किसी सिंगल पोल की, जैसे ये भी पिछले लेक्चर में ही हमने इंक्लूड किया था, किसी सिंगल पोल की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं, तो सिंगल पोल की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर हमने बताया था क्या होती है, μ0/4π × M/r²। ये हमने फॉर्मूला बताया था, μ0/4π × M/r², जहां M क्या है, मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है, और किसी पार्टिकुलर एक पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आर डिस्टेंस पर, वो ये होगी। अब यहाँ आर डिस्टेंस मतलब है कि वहां जिस पॉइंट से आप देख रहे हैं वहां से उस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे दो पॉइंट होने वाले हैं। एक पॉइंट क्या होने वाला है, नॉर्थ पोल का, और दूसरा पॉइंट होने वाला है साउथ पोल का। तो नॉर्थ पोल की वजह से जो डायरेक्शन होगी, जो डिस्टेंस होगी बच्चों, कितनी होगी, तो ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस है, बहुत ज्यादा खास कुछ नहीं। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है आर है, तो इस पॉइंट यानी जो नॉर्थ पोल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इतनी एल हमने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों हो जाएगी R - L, कहाँ तक, पी पॉइंट तक। और इसके बाद अगर हम साउथ पोल से पी पॉइंट तक डिस्टेंस निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, R + L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक R है ही, और उसमें हम L की डिस्टेंस अगर और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, R + L हो जाएगी, इस तरीके से। तो इस पोल से और नॉर्थ पोल से, दोनों से हमने इस पॉइंट की डिस्टेंस को कंसीडर कर लिया है।
अब हम यही फार्मूला जो हमने आपको बताया था, इसी फार्मूले को एज ए रेफरेंस लगाएंगे और हम दोनों पॉइंट की वजह से इंटेंसिटी पी पॉइंट पर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ साउथ पोल। अब साउथ पोल आपका ये है, तो इसको हम लिख देंगे नोटेशन में बी एस, यानी इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि साउथ पोल के लिए लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट ही है हमारा, इनटू जो मोमेंट है आपको एम है तो एम ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे ज्यादा फोकस करना है इस आर डिस्टेंस पे। तो यहां से यहां तक के लिए डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट से पी पॉइंट तक के लिए जो डिस्टेंस है वो आर प्लस एल है। अब कंफ्यूजन ये बच्चों को रहती है जिनको थोड़ा सा फिजिक्स में क्या रहता है कि जैसे मैथ उन्होंने नहीं लिया, बायो से पढ़ रहे हैं, तो वहां पर रहता है कि नहीं यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर प्लस एल कैसे है। तो आर का मतलब ये नहीं है कि आर लेना है, आर का मीन्स ये होता है कि आप जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक के लिए डिस्टेंस देख रहे हैं, साउथ पोल से जैसे पी पॉइंट के लिए डिस्टेंस देख रहे हैं, तो साउथ से पोल यानी पी पॉइंट तक कितनी टोटल डिस्टेंस है ये होता है। यानी जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक देखना है आपको, उस पॉइंट के बीच की टोटल डिस्टेंस जो है वो आर है। ये ना सोचिएगा कि नहीं यहाँ पे आर लिखा था तो यहाँ पे आर प्लस एल क्यों लिखा जा रहा है। तो अब यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो आर प्लस एल है, तो हम यहाँ पे आर प्लस एल का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ये हमारी एस पोल के जैसे डिस्टेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी पी पॉइंट पर। अब इसके बाद दोबारा देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन पोल, और कहां पे हम देख रहे हैं, एट पी पॉइंट पे देख रहे हैं। तो यहां पे आगे हम लिखेंगे बी एन इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन, फिर से अब डिस्टेंस पे आएंगे। तो इस नॉर्थ पोल से पी पॉइंट तक जो डिस्टेंस देखें ऊपर लिखिए था, कितना था, आर माइनस एल। तो इसको यहां पे लिख देंगे आर माइनस एल होल स्क्वायर। दोनों पॉइंट की वजह से बच्चों हमने डिस्टेंस लिख लिया है। अब हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें चाहिए होगा कि इस पॉइंट पे नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि बी एस और बी एन में किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की, उसमें से हम लोएस्ट वाली में इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ध्यान समझिएगा कि जो ये वाला पॉइंट है वो एन से पास में है, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस कम है। तो ये फॉर्मूला देखिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो कुल मिला के, और एस पॉइंट से देखिएगा जो पी की पॉइंट डिस्टेंस है वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर माइनस एल है और यहाँ पे एस से देख रहे हैं तो जो डिस्टेंस है वो आर प्लस एल है। तो एस से डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो एस की वजह से, यानी ड्यू टू जो एस पोल मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं कम है, और एन पोल की वजह से जो डिस्टेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो ज्यादा है। तो आप बताएंगे बिकॉज जो है बी एन इज ग्रेटर देन बी एस, यानी बी एन की वैल्यू बी एस से ज्यादा है, यानी एस पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एन पोल की वजह से, एन पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो साउथ पोल से क्या है, ज्यादा है। सो जो बी नेट आएगा उसमें हम लोग किसको माइनस करेंगे, बी एन में बी एस को माइनस करना है। अच्छा, माइनस ये क्यों करना है, क्योंकि आपको पहले से फर्स्ट में बताया था, अगर अपोजिट दो क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम अमाउंट में है तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर उनका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा है तो वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ओवरऑल रिजल्ट उसकी तरफ जाएगा जिधर क्या होगी, वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये सारी चीजें फर्स्ट ईयर की भी थे, थोड़ा सा इंक्लूड होता है वहां पे। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, अब आगे समझते हैं क्या होता है। आगे के लिए इसको समझेंगे तो अब बी एन की वैल्यू बी एस की वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू बी एन की वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाता है।
क्या किया है हमने, यहाँ से जो bs की वैल्यू, जो bn की वैल्यू है यहाँ पे, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, bs की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे समझेंगे बच्चों कि म्यू नॉट 4 पाई m ये दोनों में हमारा कॉमन है। अब देखिएगा कि दोनों में जो इतनी वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू इसमें भी और ये वाली वैल्यू इसमें भी, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम इन चीजों को कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट m अपान 4 पाई एंड ब्रैकेट में 1 अपान r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपान r प्लस एल होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसी को मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो b इक्वल टू म्यू नॉट m अपान 4 पाई, यहां से इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से हो जाएगा r माइनस एल होल स्क्वायर एंड होल अपान, यहाँ पे आप देखेंगे ये हो जाएगा r माइनस एल होल स्क्वायर एंड r प्लस एल होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आफ्टर दिस क्या होगा, b इक्वल टू म्यू नॉट m एंड अपान 4 पाई, यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी से इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब यहाँ पे a है और b तो है नहीं, तो उसके लिए हम इस पे r और l लिख देंगे। फिर यहां से देखेंगे माइनस लगाएंगे और ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारा माइनस 2ab हो जाएगा। अपान में लेके आएंगे इसको, यहाँ पे देखिए दोनों का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इस होल स्क्वायर को एक साथ भी लिख सकते हैं। तो r प्लस एल ये हो जाएगा होल स्क्वायर में एक साथ में इक्वल टू, फिर b इक्वल टू म्यू नॉट m अपान 4 पाई r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और देखिए माइनस से क्या हो रहा है, क्योंकि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी सिंबल्स रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी प्लस वाला वैल्यू माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी। यहाँ r स्क्वायर प्लस ये दोनों प्लस एल स्क्वायर दोनों प्लस में है, ये माइनस में हो जाएंगे, ये माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2rl। नीचे आप देखिएगा तो ये लिखा है r माइनस एल r प्लस एल। ये एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। अगर दो ब्रैकेट में ऐसी वैल्यूज हैं तो उनका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से बता रहे हैं। तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे इस स्टेप तक आ जाएगी। अब बात आती है कि इसमें जो कुछ चीजें हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे देखिए प्लस का r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r एल स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस एल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2rl मिलकर हमारा हो जाएगा 4rl, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे b इक्वल टू म्यू नॉट m अपान 4 पाई, और यहाँ से हमारा हो जाएगा 4rl, और अपान में यहाँ पे समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ तक जब चीजें लेके चले आते हैं तो फिर हम आगे भी प्रोसीड करना होता है। आगे क्या समझेंगे बच्चों कि ये जो वैल्यू है, यहाँ पे कुछ बातें हम आपको जानकारी के तौर पे लिख देंगे। क्या चीज समझनी है यहाँ पे, कि जो r की वैल्यू है वो मच ग्रेटर देन क्या है, l है। देखिए r जो है, आप देखिएगा r बहुत ज्यादा है, उसके केस में l की वैल्यू बहुत छोटी है। यहाँ तो चित्र बहुत बड़ा करके बनाया जाता है तो नहीं समझ में आता है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली इसका देखेंगे तो वहां समझ में आएगा कि जो वैल्यूज हैं उसमें r की वैल्यू तो कहीं ज्यादा है इससे। तो ऐसे केस में l की वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो जब इन केस ऑफ r l की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो उसको लगभग जो हम लोग जीरो मान लेते हैं, मतलब 0 समथिंग जीरो से कुछ भी। लेकिन जब उसी वैल्यू का स्क्वायर कर दें, यानी कि आप मैथमेटिकली समझिएगा कि 0 से लेकर 1 तक इनके बीच में जो भी वैल्यूज आ रही हैं इनका अगर आप स्क्वायर करेंगे, यानी 0.5 का 0.6 का, तो वो स्क्वायर होने के बाद वैल्यू और भी छोटी हो जाती है। तो इसका मीन्स क्या है
कि एल स्क्वायर की वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। छोटी है और उसके बाद स्क्वायर हो गए तो उसके बाद वो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। एल स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, b इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, और यहां से एल स्क्वायर की वैल्यू 0 कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4rl और अपॉन r पावर 4। अब यहां से एक r हमारा, देखिए यहाँ पे r पावर 4 आ गया है, ऊपर क्या है r है, तो यहां से एक r की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ कितने r बचेंगे, 3। तो अब वैल्यू में क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट m, और यहां से वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 पाई, और यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इस m को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे इसको, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2ml, और इसको 2 और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू में, 4 को लिख दिया हमने 2 इंटू 2 और m लिख दिया हमने अपना, बाकी ये वैल्यू लिख दिया l। ठीक है, तो थोड़ा सा अरेंज किया है, किस लिए किया है वो भी आप समझ भी जाएंगे। अब देखिएगा जो 2m इंटू l लिखा हुआ है, इसको चाहे आप ऐसे पढ़ लें तो चाहे इस तरह से लिख देता हूं मैं और बेहतर समझने के लिए, 2 इंटू m ब्रैकेट में 2l, तो m इंटू 2l भी तो आपने पढ़ा होगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको बस इस फॉर्म में लेने के लिए हमने इसको क्या कर दिया है, 4 को 2 इंटू 2 कर दिया है, बाकी थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिया है। तो ये क्या होता है, कैपिटल M इक्वल टू होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो ये होता है m इंटू 2l। इसको हमने कल जो हमारा कल का लेक्चर था उसमें हमने ये सब बता ही दिया है। तो इसको आप इसलिए कहा था कि अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो एक बार जाके उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल M आ जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, और ये 2 तो रहेगा ही, लेकिन m इंटू 2l को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं, और अपान क्या हो जाएगा हमारा r क्यूब। तो देखिएगा यहाँ पर सारी वैल्यू हमारी कांस्टेंट भी होने वाली है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको पता ही क्या होती है, 10 टू द पावर -7 होती है ये चीज। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में रखना है तो आप क्या रखते हो, 10 टू द पावर -7 रख दीजिएगा। बाकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी रहेगी हमेशा। आर आपको भी दिया नहीं जाएगा, क्वेश्चन जब देगा तो हर वैल्यू सबके लिए अलग अलग होगी, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट की अगर आपको डायरेक्शन देखना है तो आप समझिएगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, हमेशा साउथ से नॉर्थ पोल की होती है। तो देखिए इसकी डायरेक्शन ये है ना, और यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो ओवरऑल जो रिजल्ट ज्यादा था उस पर कौन हावी था, बीएन वाला, बीएन ज्यादा था, तो ओवरऑल इसका जो नेट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, जो बी नेट की वैल्यू आएगी जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है इस पॉइंट पे, तो ये जो बी की डायरेक्शन ओवरऑल आएगी किस तरफ आएगी, वो इस तरफ आएगी। अगर इस डाइपोल को हम बदल दें, यानी नॉर्थ से साउथ कर दें, इधर नॉर्थ कर दें, इधर साउथ कर दें, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो ओवरऑल शिफ्टिंग आएगी उस तरफ आएगी, क्योंकि हमारा डाइपोल मोमेंट भी क्या हो चुका होगा, बदल चुका होगा। अब ये हमारा हो जाता है डायरेक्शन एक्सियल लाइन के लिए। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इक्वाटोरियल लाइन के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ाते हैं आपको इक्वाटोरियल लाइन। तो बच्चों अब पढ़ेंगे हम लोग किसी बार मैग्नेट की वजह से जो है उसके इक्वाटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए आइए देखिएगा कि क्या होता है इक्वाटोरियल लाइन के लिए मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, बार मैग्नेट है, तो एक्सियल लाइन के लिए तो हमने कर लिया था। अब हम इक्वाटोरियल लाइन के लिए करते हैं, तो समझिएगा जैसे मान लीजिए हमारा साउथ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले फेज से सारी कहानी वैसे ही दोहराएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। इसकी अगर टोटल लेंथ हमारे पास क्या होती है बच्चों, 2l होती है। तो रेफरेंस पॉइंट से इधर इधर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये स्मॉल l हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। अब यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और इस यहाँ पे कोई पॉइंट वैसे ही फिर से मान लेते हैं P है, जहाँ पे इस पॉइंट की वजह से क्या ज्ञात करना है हमको, दोनों डाइपोल की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बतानी है। तो फिर से जिस पॉइंट की वजह से बतानी है उस पॉइंट से आप इसको क्या कर दीजिए, ऐसे मैच कर दीजिएगा, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या कर देना है, ऐसे मैच कर देना है। अब ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो सबसे पहले ये डिस्टेंस कितनी है ये भी आपको पता है, हमने यहाँ नीचे लिख दिया कितना है, l है, और इधर से भी आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, l ही है। और ये पॉइंट जहाँ से हम देख रहे हैं तो इसको हमने रेफरेंस पॉइंट से ये डिस्टेंस क्या लिया, r लिया। ठीक है, इतना जब हम लोगों ने कर लिया
तो अब इसके बाद ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम की वजह से हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी मेरे पास, आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर आ जाएगी। वहीं पे अगर ये वाली डिस्टेंस हमको निकालनी है तो इस वाली डिस्टेंस को भी हम लोग बता पाएंगे आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखना है हमको। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने बताया था कि जो एन पॉइंट होता है उससे अबव होता है, तो मतलब जैसे एन पॉइंट कैसे बिहेव करता है, जैसे प्लस क्यू चार्ज वहाँ पे बिहेवियर शो करता था, अबव होती थी उससे, वैसे ही यहाँ पर हमारा एन पॉइंट बिहेवियर करता है। और एस पॉइंट जो होता है वो माइनस क्यू चार्ज की तरह बिहेवियर शो करता है, वहाँ पे माइनस क्यू चार्ज की और इंटेंसिटी होती थी, यहाँ पर भी इंटेंसिटी साउथ पोल की ओर होगी वैसे ही। ठीक है, चलिए, और ये ऐसा क्यों होता है ये भी कल वाले लेक्चर में बताया हुआ है। तो चलिए यहाँ से इसको हम बढ़ाएंगे आगे, तो इस पॉइंट का जैसे इंटेंसिटी कहीं हमको इधर देखने को मिलेगी तो उसको हम बी एन लिख देते हैं समझने के लिए कि नॉर्थ पोल की वजह से है। वहीं पे अगर हम इस पोल की वजह से लिखना चाहते हैं तो उसकी वजह से इंटेंसिटी का जो होगी उसकी तरफ होगी, तो उसकी और जो इंटेंसिटी होगी उसको हम क्या लिख देते हैं समझने के लिए, इसकी और जो इंटेंसिटी होगी उसको हम लिख देते हैं बी एस। ये पॉइंट हो गया हमारा बी एस का। तो दोनों की वजह से जो इंटेंसिटी होने वाली है वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो कहीं ना कहीं क्या आएगा, इनके बीच में आएगा। समझने की कोशिश करिए, इनके बीच में इंटेंसिटी आएगी। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें जो है पता होना चाहिए वेक्टर कंपोनेंट करना। कैसे करेंगे वेक्टर कंपोनेंट, तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइन है और ये हमारी जहाँ पे हम देख रहे हैं इंटेंसिटी वहाँ उसकी डिस्टेंस है, तो उसके बीच में अगर हम लोग ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो इसकी वजह से अगर ये एंगल थीटा है तो समझिए अगर ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। मैथमेटिकल क्लास 9 से सारी चीज़ें सिखाई जाती है, इससे पहले भी बता दी जाती हैं। तो अल्टरनेट एंगल की थ्योरी की वजह से ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब आगे समझते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो अगर डिस्टेंस इक्वल है तो यहाँ पे जो एंगल थीटा है वही एंगल यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और उसकी वजह से बच्चों अब यहाँ से ये एंगल पैरेलल हो गया, तो इसकी वजह से जो कोरस्पॉन्डेड एंगल है उसकी वजह से ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। तो एंगल एक बार जब डिसाइड हो जाता है तो हम इसके कंपोनेंट अच्छे से कर सकते हैं। बी एन का कंपोनेंट जब थीटा की तरफ करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, इसका कंपोनेंट जब इधर करेंगे तो ये आएगा बी एन कॉस थीटा, और इसका पार्ट जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी लेना जरूरी होगा, तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, डॉटेड बना लेते हैं ऐसे करके इस तरीके से। तो जिधर थीटा नहीं है बच्चों उधर क्या आता है, कॉस आता है, साइन आता है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब ऐसे ही इसका कंपोनेंट जब करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अगर इसका इस वाले का कंपोनेंट करेंगे तो इधर हो जाएगा बी एस कॉस थीटा, और ये इधर जो है ये है बी एस साइन थीटा। एस हमने केवल इसलिए समझाने के लिए लिख दिया है कि वो साउथ पोल की वजह से है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से कि कौन चीज़ कैसे लेनी है। अब यहाँ ये समझिएगा, थोड़ा सा आपको कहानी और भी समझनी रहेगी। वो कहानी ये है बच्चों कि जो बी एन साइन थीटा है, जो बी एस साइन थीटा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। वो कैसे, क्योंकि बी से यहाँ एस पॉइंट से पी तक की डिस्टेंस और एन से लेके पी तक की जो डिस्टेंस वो कहीं ना कहीं सेम है, बाकी कुछ और तो बदलता ही नहीं है। रेफरेंस पॉइंट हमने जो आपको फॉर्मूला बताया, क्या होता था फॉर्मूला, हमने आपको रेफरेंस पॉइंट पर फॉर्मूला हमने बताया था कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई एम अपान आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है रेफरेंस पॉइंट का, मतलब कि किसी भी डायपोल के, सिंगल डायपोल को जैसे किसी पॉइंट पे निकालने के लिए फॉर्मूला यही है। अब इसमें आर क्या है, आर वो डिस्टेंस है कि आप जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक लिए जा रहे हैं, तो नॉर्थ पोल से पी पॉइंट तक जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस लेनी है, इससे जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस लेनी। बाकी कुछ क्या बदल जाएगा, बाकी ना पोल स्ट्रेंथ बदलेगी ना ये बदलेगी, तो केवल आर ही तो नहीं बदलने ही बदलेगा। अब जहाँ आर बदलता था तो आर भी यहाँ पर नहीं बदलेगा। तो ऐसे केस में एन पोल और साउथ पोल दोनों की वजह से इंटेंसिटी इस पॉइंट पर सेम रहेगी। इंटेंसिटी सेम रहेगी तो उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है उनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। वहीं सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाते हैं।
अब यहाँ पे देखेंगे जो इनके अदर कंपोनेंट आए थे बी एस कॉस थीटा और बी एन कॉस थीटा, ये सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पे जो हम नेट इंटेंसिटी बता पाएंगे वो क्या होगी, बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम बी एन कॉस थीटा और बी एस कॉस थीटा को समझते हैं। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बी एन क्या होगा। तो बी एन की जो होगी यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल को जैसे आपको बताना है, या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन पोल, बस ऐसे लिख दीजिए, बहुत है। एट पॉइंट P चाहे आप आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन से यहाँ तक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एन, तो बी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपान। अब इसके बाद ही सारी कहानी आपकी बदलेगी, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो पहले आप रूट में लिखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपान 4 पाई और एम अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस पोल लिखते हैं, तब क्या होगा, तब ऐसे केस में बी एस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपान, फिर से वही डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या होगी, आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका जैसे होल स्क्वायर करेंगे फिर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम आपको करके दिखा भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं कैसे सेम है। हम वैसे आपको बता भी दिया था कि डिस्टेंस सेम रहेगी तो सेम ही आएगा सब कुछ, और यहाँ से देखिएगा डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो दोनों के केस में आप देखिएगा कि जो बी एन है वो बी एस है, दोनों सेम ही है। तो कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं, सो बी एस इक्वल टू बी एन इक्वल टू, आप फिर क्या कर सकते हैं, आप दोनों सेम ही है तो आप उनको क्या कर सकते हैं, बी ही बोल दीजिए। क्या करना, जब दोनों सेम ही है तो ज़्यादा कोई नोटेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि बी एस साइन थीटा बी एन साइन थीटा अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, और ये सेम डायरेक्शन होने की वजह से, क्योंकि ये भी इधर ही आ रहा है और इसका भी इधर ही आ रहा था, तो जो है ऐड हो जाएंगे। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी B इक्वल टू बी एन कॉस थीटा, और भी नेट निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी नेट इक्वल टू बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। और यहाँ पे हमने आपको बताया कि दोनों कहीं ना कहीं सेम ही हैं, तो बी एन कॉस थीटा यानी कि बी कॉस थीटा भी आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये चीज़ बता दी है आपको, और प्लस इसको भी आप लिख सकते हो बी कॉस थीटा। तो वैसे ही यहाँ पे बी नेट क्या हो जाएगा, बी नेट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2b कॉस थीटा। और अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, सारी वैल्यू पुटअप करनी है। तो b दोनों एक ही है, चाहे आप ये वैल्यू रख दीजिएगा चाहे ये वैल्यू रख दीजिएगा, दोनों b ही तो हैं। तो क्योंकि बी एन बी एस के हमने बताया था दोनों एक ही होंगे, तो कोई एक b की वैल्यू रख देना है यहाँ पे। अब हमें चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर सारी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए आप एक ट्रिक से कॉस थीटा की वैल्यू याद कर सकते हैं, पी बी पी अपान एच एच बी। ये क्या है, सबसे पहले फर्स्ट वाले कॉलम को परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज को हम लोग साइन बोल देते हैं, बेस अपान हाइपोटेन्यूज को हम लोग कॉस बोलते हैं, और उसके बाद परपेंडिकुलर अपान बेस को हम लोग टेन बोलते हैं। हमें चाहिए कॉस, तो कॉस के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, यानी बेस लगा सकते हैं हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हमारा एल है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ से, तो एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब किसी से अंडर रूट हम लोग रिमूव कर सकते हैं तो उस केस में हम लोग क्या कर लिखेंगे, इस चीज़ को लिख देंगे पावर में एल स्क्वायर, और इसकी पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं।
ये जान लीजिए, अगर कोई वैल्यू जैसे √x में लिखी हुई है तो उसको अगर रूट से बाहर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई वैल्यू क्यूब रूट में लिखी हुई है तो उसको हम लिख सकते हैं जो है x⁻⁴। तो ये कुछ बेसिक होते हैं जो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं कहीं ना कहीं पे। अब यहाँ से हमें cos थीटा भी क्लियर हो गया है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो बी नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी नेट इक्वल टू यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 2 लिख देंगे, b की वैल्यू आप यहाँ से कोई भी रख दीजिए, दोनों सेम ही है। तो μ0/4π m अपान r² प्लस l², ये हो गया हमारा कहीं ना कहीं जो है b। अब हमें चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू भी आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्या लिखा हुआ है, l/r² प्लस l² पावर 1/2। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसकी पावर पे क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अगर हम 1 में 1/2 को ऐड करेंगे तो 2 × 2 1 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी नेट इक्वल टू, और इस 2 को भी हम यहाँ अंदर लेके चले जाते हैं तो μ0/4π, ये वैल्यू हो जाएगी m, और यहाँ पे 2l हो जाएगा, नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी, r² प्लस l² और होल स्क्वायर पावर 3/2। फिर से वही सब्सटीट्यूशन 2 चीज़ें हम लोग करेंगे यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे जादू पिटार में 2 चीज़ें लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, एक ये लिखेंगे कि r की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी है l से, इसलिए l² की वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और दूसरी बात ये पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, m × 2l होता है। तो दोनों की वैल्यू एक साथ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी नेट इक्वल टू μ0/4π और m2l, तो m2l मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी r² पावर 3/2, जिससे हमारा क्या होगा, ये 2 से 2 हमारा एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो बी नेट क्या हमें देखने को मिल जाएगा बच्चों, बी नेट हमारे पास आ जाएगा μ0/4π इंटू कैपिटल M और अपान r³। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे जो बी नेट है किसके लिए है, इक्वेटोरियल के लिए है। अब देखिए एक्सीएल में क्या आया था, एक्सीएल में आया था μ0/4π इंटू 2m/r³। तो कहीं ना कहीं हम ये बता सकते हैं कि जो एक्सीएल के लिए होता है, एक्सीएल वाले केस में क्या होता है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश किया दे रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं। जो एक्सीएल में मैग्नेटिक फील्ड है और जो इक्वेटोरियल में मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक्सीएल की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है डायपोल की वजह से, वो 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई होगी b इंटू इक्वेटोरियल की। तो इक्वेटोरियल पे जो है वो ये है, केवल 2 का ही तो डिफरेंस आया है, वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। अब यहाँ पे डायपोल मूवमेंट की फिर से समझते हैं क्या होता है, डायपोल मूवमेंट क्या होता है, साउथ से नॉर्थ पोल की होती है। तो यहाँ पर भी डायपोल मूवमेंट क्या है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ है। और लेकिन इस बार जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उस नेट वाली वो इधर है, यानी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। आप समझिएगा टोटल जो सॉल्व हुआ है वो इस डायरेक्शन के लिए आया है। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल में जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायपोल मोमेंट की क्या होती है, अपोजिट होती है। जबकि एक्सियल पोजीशन में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आप उसको में लिखना है तो उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, फिर जस्ट एक माइनस लगा देंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि इसके डायरेक्शन की क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो चलिए ये दोनों डायरेक्शन होने के बाद हम लेंगे कुछ 1-2 क्वेश्चन और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो है 1-2 नए फार्मूले जो बनने वाले हैं वो बताएंगे, फिर इस लेक्चर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तब तक इसको जो है वीडियो नोट कर लीजिएगा पॉज करके, फिर बताते हैं आगे। तो बच्चों अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन जो है इसी मैग्नेट से रिलेटेड है जो अभी हमने टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, देखिए आइए क्वेश्चन कैसे करते हैं इस चीज़ को। क्या क्वेश्चन है कि 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स ईच ऑफ लेंथ L, यानी 2 ऐसे आइडेंटिकल थिन पतले यानी पतले बार मैग्नेट्स हैं जिनमें प्रत्येक की लेंथ L है एंड पोल स्ट्रेंथ M, और पोल स्ट्रेंथ M है। ठीक है, आर प्लेस्ड एट राइट एंगल, दोनों एक दूसरे पर राइट एंगल से रखे हुए हैं। ठीक है, कैसे रखे हुए हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे पर, विद एन पोल ऑफ 1, यानी एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, टचिंग द साउथ पोल ऑफ द अदर, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम।
ये क्वेश्चन है। चलिए कैसे करना है ध्यान समझिएगा कि जैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये समझ पा रहे हैं कि दो मैग्नेट हैं, एक ऐसे रखा हुआ है और दूसरा एक मैग्नेट मोमेंट और भी है जो कि रखा हुआ है इसी के साथ 90 डिग्री पे। तो उसको हमने क्या कर दिया, इस तरह से रख दिया ऐसे। अब इस प्रकार रखा हुआ है कि एक का नॉर्थ दूसरे की क्या है, साउथ से क्या है, टच है। तो ये मान के चलिए कि जैसे इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल दूसरे वाले के साउथ पोल से क्या है, टच है, तभी तो है नॉर्थ वाला साउथ से टच है। और कैसे रखे हैं ये भी यहाँ पे मेंशन है कि ये दूसरे से राइट एंगल पर रखे, यानी कि 90 डिग्री पे रखे हुए हैं। तो इनके नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बताना है, जबकि इनके पोल स्ट्रेंथ जो है दोनों के m है, इसका भी पोल स्ट्रेंथ क्या है, वो m है, यानी सभी के पोल स्ट्रेंथ जो है m ही है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और मैग्नेट की जो लेंथ है वो L क्वेश्चन में मेंशन है, इस वाले मैग्नेट की भी लेंथ क्या है, L मेंशन की गई है। तो इनका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा ये हमको क्या करना है, बताना है बच्चों। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है वो समझने के लिए आपको उन्होंने बता भी दिया इसके पहले भी, तब भी ना समझ में आया तो आप समझिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो इसका डायपोल मोमेंट इधर हो गया और इसका डायपोल मोमेंट भी साउथ से नॉर्थ इधर हो जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए इसका जो टेल है इसका हेड से क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं, टेल हेड ऐसे ही अटैच करते हैं। तो इस केस में हमारा जब ऐसे हो जाएगा तो इनके बीच में जो एंगल है यानी कि देखिएगा वो कैसे बनेगा। तो इसका पॉइंट इस पॉइंट से जब हम जोड़ेंगे तो वो पॉइंट कैसे बनेगा, ऐसे समझिएगा। तो वो उस पॉइंट को इस तरह से जोड़ेंगे, यानी इसके वाला पीछे वाला पॉइंट को ही इस पॉइंट से हमको अटैच करना है। तो यहाँ से इस तरह से ये बन जाएगा जाके। तो ऐसे केस में इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनना है, 90 डिग्री बनना है। एक मोमेंट हमारा इधर है और एक डायपोल मोमेंट हमारा इधर है, सब कुछ सेम ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ और पोल स्ट्रेंथ और L वगैरह चेंज नहीं हो रही है, तो दोनों को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम लोगों ने क्या किया है, M ही कंसीडर कर लिया है, कैपिटल M। अब इनको ऐड करने का जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में आपको बताया भी गया था कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। तो उस वेक्टर का फॉर्मूला था R=, अगर मान लीजिए कोई दो वेक्टर A और B है तो उसके लिए फॉर्मूला था R=a² + b² और +2ab cos थीटा अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट R=√a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ से R की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या है, R का फॉर्मूला यही तो था, a² + b²। ये हमने जनरल फार्मूला आपको मैंने लिखे दे रहा हूँ। तो ये फार्मूला को हमेशा याद भी होना चाहिए, कहीं पर भी आपको ये यूज किया जा सकता है, कहीं भी वेक्टर को ऐड करना पड़ सकता है। तो ये जनरल फार्मूला जो क्लास 11 में है वो आपको याद करना है। चलिए इसी से हम जो है इसका डायपोल मोमेंट निकालते हैं कि नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो दोनों का डायपोल मोमेंट देखिए कहीं ना कहीं m ही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे m² + m² और +2m × m और फिर cos थीटा की बात करेंगे तो दोनों डायपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे cos 90 की बच्चों वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो cos 90 वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम हमारा यह 0 हो जाएगा। तो इन दिस केस जो डायपोल मोमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर m² + m² मिलकर हो जाएगा 2m²। और अगर इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा √2 × m, ठीक, क्योंकि 2 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं, 4 होता 2 बाहर आ जाता, m² का है तो वो m बाहर आ जाएगा। अब m क्या है, हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो ये क्या होता था, ये होता था कि जो पोल स्ट्रेंथ है और जो उसकी टोटल लंबाई है बार मैग्नेट की, तो वहाँ पे हमने 2l कंसीडर किया था। तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 2l लिख दिया था। यहाँ क्वेश्चन में आपको टोटल लेंथ ऑलरेडी मेंशन है, कितनी है, l। तो ऐसे केस में हम 2l ना लिख के उसकी टोटल लेंथ ही हमें लिखनी, तो टोटल लेंथ l लिखा है तो यहाँ पे टोटल लेंथ l लिख देंगे। तो अब हमारे पास जो डायपोल मोमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये m और टोटल लेंथ है वो क्या है, l, तो ये लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका टोटल डायपोल मोमेंट जो है वो क्वेश्चन में हमको देखने को मिल जाएगा, क्या जाएगा √2m × l, ठीक है। अब ऐसे मान लो किसी और एंगल पर हो, 60 डिग्री पर हो, 30 डिग्री पर हो, तो उसके लिए यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। कितनी रख सकते हैं, cos 30 है तो 30, 60 है तो 60 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। तो ये हमारा सवाल हो जाता है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, इसको चाहें तो आप जो है पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल
and axial field due to a बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी बार मैग्नेट की जो लेंथ दी गई है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है आपको, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस पे देखना है, यानी स्मॉल आर की वैल्यू जो दी गई है वो 50 सेंटीमीटर दी गई है। फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, यानी जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बोल रहे थे वही है मिड पॉइंट, वहाँ से आपको बताना है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज 0.4 एम्पियर, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया गया है, यानी कैपिटल एम की वैल्यू आपको जो है क्वेश्चन में दे दी गई है। और आपको एक्सियल और इक्वाटोरियल दोनों के लिए बताना है, ये भी क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे और मेंशन भी है कि दोनों के लिए आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो वैल्यू आपको मेंशन है सबसे पहले आप क्वेश्चन में उस चीज़ को जरूर लिख दिया कीजिए कि जो आपको पता है। तो यहाँ से आप समझेंगे तो लेंथ आपको जो क्वेश्चन में दी गई है कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। किसकी लेंथ है, मैग्नेट की लेंथ है, तो मैग्नेट की लेंथ आपको क्वेश्चन में दे दिया है। और तो मैग्नेट की लेंथ आप मान लीजिए कि आपको 2L बराबर क्वेश्चन में दे दिया है, कितना दे दिया है, ये 2L इक्वल टू आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया है स्मॉल r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो इसको हम मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻² से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैग्नेटिक मूवमेंट भी आपको क्वेश्चन में दे दिया है, नहीं कैपिटल एम की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में मेंशन में है 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये सभी वैल्यू क्वेश्चन में आपको मेंशन है। अब आपको कुछ अगर सॉल्व करना है तो वो है एक्सियल और इक्वाटोरियल के लिए मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ध्यान करिए कि क्या फॉर्मूला हमने आपको अभी पीछे इसमें बताया हुआ है। अगर समझेंगे तो इक्वाटोरियल के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर इक्वाटोरियल या फॉर एक्सियल ही कर लेते हैं। फॉर एक्सियल इक्वल टू फॉर्मूला मैंने बताया था B इक्वल टू μ0/4π 2m अपान स्मॉल r का क्यूब। यही वैल्यू हमने आपको बताई थी, चेक कर लीजिए। अब यहीं पे इस b को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0/4 का वैल्यू हमने आपको बताया कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है। और 2 कैपिटल एम की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में, ये देखिए मेंशन है 0.5 आप रख देंगे अपान r क्यूब की वैल्यू ये देखिए लिखा हुआ है कितना आपका 50 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर में था, मीटर बदल लिया था हमने और इसका क्या कर दिया क्यूब। तो ये सभी वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे पहले सबसे पहले। और सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ जाएगी किसके लिए आएगी, ये एक्सियल के लिए आएगी। ठीक, किसके लिए आगे जाएगी, एक्सियल के लिए। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6.4 × 10⁻⁷ टेस्ला। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी एक्सियल पॉइंट के लिए। अगर मुझे इक्वाटोरियल पॉइंट के लिए निकालना है तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना है आपको। अभी आपने डेरिवेशन में भी आप चीज़ को समझे हो। और यहाँ भी हम आपको बताते हैं कि अगर आपने एक्सियल के लिए निकाल लिया, इक्वाटोरियल के लिए निकालना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, बट जो आपने एक्सियल में निकाला है उसी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो वैल्यू एक्सियल में क्या दी गई है आपको, एक्सियल वैल्यू निकाले हो 6.4 × 10⁻⁷ और अपान 2, जिसको आप डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। तो वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 3.2 × 10⁻⁷ टेस्ला। कुल मिला के अगर आप फार्मूला याद है, थोड़ा कॉन्सेप्ट याद है तो सारी चीज़ें आपकी बहुत आसानी से होने वाली हैं। अब हम एक लास्ट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। ठीक है, इससे पहले भी हमने इसको पढ़ा है। एक नया फार्मूला इसी से रिलेटेड यहीं पे टॉपिक में आपको और पढ़ना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, तो उसको पढ़ लेते हैं फटाक से। ठीक है, आइए तो आइए बच्चों अब हम समझते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को। समझते हैं, जैसे ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक सर्कुलर लूप है जिसमें हमारी करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो अगर करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ इनसाइड द मैग्नेट लूप होगी। यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उनकी लाइन क्या होंगी, कुछ ऐसे होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसको क्रॉस करते हुए कुछ ऐसे जा रही होंगी इस तरीके से। तो जैसे इनसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह होंगी, तो आप फील करिए जैसे एक मैग्नेट होता था। तो मैग्नेट में क्या होता था, नीचे साउथ पोल होता था, ऊपर नॉर्थ पोल होता था। तो मैग्नेट के अंदर क्या होते थे, मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती थी वो साउथ पोल से
नॉर्थ पोल की तरफ ही जाते थे, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाते थे, इस तरह से जाते थे। तो इसका मतलब अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके लूप से अंदर से कहाँ, नीचे से किधर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगी। मतलब कुल मिला के इससे ऐसे जाएंगे, फिर क्लोज लूप क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो अंदर से तो ऐसे ही जाएंगी ना। तो कुल मिला के अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इस कंडीशन में ऊपर का हिस्सा कैसा होगा, नॉर्थ का होगा, और नीचे वाला हिस्सा कैसा समझ में आएगा, साउथ का समझ में आएगा। इसको एक तरीके से और भी हम आपको समझा सकते हैं कि जैसे एक एरो है और एरो का आगे वाला हिस्सा पॉइंट जैसा होता है उसको हम नॉर्थ समझ लें, और पीछे जो है थोड़ा सा तीर जैसा होता है उसको क्या समझ लेते हैं, साउथ समझ लेते हैं। और करंट ये भी मैं इसको ऐसे बनाया था, मान लीजिए करंट इस तरीके फ्लो हो रही है, यानी इस तरीके से कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो हो रही है तो आप देखिए ये जो थंब है वो आपका अंदर की तरफ डायरेक्शन पॉइंट करेगा। तो थंब को एज ए तीर समझिए, तीर हमारा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो जब कोई तीर हमारा अंदर की तरफ जा रहा होता है तो हमें पीछे क्रॉस नज़र आता है। तो क्रॉस से क्या समझ सकते हैं कि आपको कैसा नज़र आएगा, साउथ नज़र आएगा। तो अगर आपको साउथ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब उस जगह पे पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। और करंट कैसी है, क्लॉकवाइज है, ठीक। ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अगर इसी को मैं और तरीके से समझाएं आपको, अगर इस तरीके से समझिएगा तो इस तरीके से अगर हम समझें तो अगर आप ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप उंगलियां ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा आपकी तरफ पॉइंट करेगा, थंब आपकी तरफ पॉइंट करेगा। तो इसी तीर को अगर मैं ऐसे घुमाऊँ तो तीर आपकी तरफ आ रहा है, तो इसमें आपको क्या दिखेगा, नोक नज़र आएगी। तो नोक नज़र आएगी तब क्या नज़र आएगा आपको, एन नज़र आएगा। नोक नज़र आएगी इसका मतलब नॉर्थ नज़र आएगा। थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं नोक और नॉर्थ, यानी दोनों में क्या कॉमन है, एन कॉमन है। तो आप समझ सकते हैं जब आपको नोक नज़र आ रही है तो इसका मतलब वहाँ पे कैसा पॉइंट नज़र आएगा, नॉर्थ नज़र आएगा। यानी कि जब करंट आपकी जो है क्लॉकवाइज होगी, ये क्लॉकवाइज हो गया तो आपका साउथ पोल समझ में आता है। जब एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखता है तो वहाँ क्या समझ में आता है, जो है आपका नॉर्थ पोल समझ में आता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में हो गया। ये क्या है, आपकी करंट की डायरेक्शन है। यानी कुल मिला के आपको क्या कुछ नहीं करना है। अगर किसी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन समझना है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, तो ऐसे साउथ से नॉर्थ होती है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे करंट की डायपोल मोमेंट ऐसे है आपका, तो करंट ऐसे है तो अंगूठा अंदर जा रहा है, तो अंदर पीछे जा रहा है तो आपको साउथ दिख रहा है। तो साउथ दिख रहा है तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ही तो होता है। तो साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ हो रहा है तो उसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ है, अंदर की तरफ है। या फिर आप सीधा और क्या समझ सकते हो कि आपने उंगलियां घुमाया, अंगूठा जिधर जा रहा है वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। और अगर आप इसको ऐसे घुमा देते हैं, यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में अंगूठा कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट में डायपोल मोमेंट किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। तो क्लॉकवाइज में अंदर की तरफ और एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की तरफ। क्लॉकवाइज में इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड। क्लॉकवाइज में इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड। तो इस तरीके से आप डायपोल मोमेंट को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। अब इसका जो फार्मूला है वहाँ पे हम बताते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है वो नंबर ऑफ टर्न के प्रोपोर्शनल होता है, करंट के भी प्रोपोर्शनल होता है, और जो इसका एरिया है इसके भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एरिया बढ़ाएंगे डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि और करंट बढ़ाएंगे तो डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देते हैं इसके ऊपर तब भी डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। तो सबको मर्ज करते हैं एक साथ तो फॉर्मूला आ जाता है m प्रोपोर्शनल NIA। और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट आ जाएगा स्मॉल k, और NIA जिसकी वैल्यू आप फर्दर क्या कंसीडर कर सकते हैं, 1 कंसीडर कर सकते हैं वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी m = NIA। तो ये डायपोल मोमेंट हमारा आ जाता है। यहीं से वैल्यू आप इसकी निकाल भी सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। क्या आएगी, SI वैल्यू अगर इसकी आप बता पाएँ तो क्या होगी, I का एम्पियर हो गया और एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर हो गया। तो डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो लेके आएंगे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।